कहानी युंजो के एक बहुत ही स्वैंकी 5 स्टार होटल से शुरू होती है। होटल के अंदर एक रेडहेड जिसका नाम जिया याओ है, शावर लेकर टॉवल में निकल रही होती है। दूसरे कमरे में फैंग चाओ नाम का आदमी उसके कपड़े सूंघ रहा होता है। अचानक डोरबेल बजती है और कोई अनाउंस करता है कि खाना आ गया है। पता चलता है कि डिलीवरी गाय कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो बस अपना काम कर रहा है। फैंग दरवाजा खोलता है और हमारे हीरो को वहां खड़ा देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसके तुरंत बाद जियो कमरे से बाहर आती है और उस आदमी से पूछती है कि क्या उसने उसके कपड़े लिए हैं। हमारा हीरो ये सीन देखकर सुन पड़ जाता है और उसके हाथ से बैग गिर जाता है। उसका रिएक्शन देखकर फैंग चाओ गुस्से में पागल हो जाता है और हीरो को गालियां देना शुरू कर देता है। इस चिल्ला चिल्ली के बीच जियो उसे डार्लिंग बुलाती है, जिससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फैंग तुरंत समझ जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसका नल्ला पति तो एक डिलीवरी वाला निकला। हमारे हीरो को याद आता है कि कैसे उसके परिवार के घर पर 3 साल तक उसके साथ कचरे जैसा सलूक किया गया था। आज के वक्त में वापस आते हुए वो उसका सामना करता है और पूछती है कि वो उसे धोखा क्यों दे रही है। जिया याओ बड़ी बेरुखी से जवाब देती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो बस एक नल्ला फूड डिलीवरी वाला है। और बात को और बिगाड़ने के लिए वो फैंग चो का इंट्रो एक बहुत ही ताकतवर परिवार के अमीर यंग मास्टर के रूप में करवाती है। जिया याओ फिर उसकी बेइज्जती करती है और कहती है कि सिर्फ फैंग चो जैसा मर्द ही उसके लायक है, ना कि कोई कंगाल लूजर। हद तो तब हो गई जब फैंग चो उसे 5 स्टार रेटिंग देने का लालच देता है अगर वो अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगे। हमारा बंदा मना कर देता है और उन दोनों को बेशर्म कहता है और सवाल करता है कि क्या अमीर होने से उन्हें ऐसा बिहेव करने का हक मिल जाता है। फांग छो फिर हीरो को इग्नोर करके जियो के करीब जाने की कोशिश करता है, पर हमारा हीरो तेजी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं रोक देता है। ये देखकर जियो भड़क जाती है और चिल्लाती है कि याचन अभी उस आदमी को छोड़ दे। वो धमकी देती है कि अगर वो अभी नहीं गया तो वो सिक्योरिटी बुला लेगी। उसके साथ ही याचन को याद आता है कि कैसे ये सब शुरू हुआ था, जब उसके दादाजी ने उसके लिए एक दुल्हन फिक्स की थी। उसे याद आता है जब उसने पहली बार जय यो को कार के अंदर देखा था। तब उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी उसके साथ बहुत लंबी और खुशहाल होगी, पर हकीकत में वापस आते ही उसे समझ आता है कि ये सब एक वहम था और वो उसे वार्न करता है कि वो इस बात पर पछताएगी। जब वो जाने लगता है, जिया हंसते हुए कहती है कि उसका सबसे बड़ा अफसोस तो उस जैसा नल्ला पति होना था। बाहर अपने स्कूटर पर हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक कॉल आता है। एक जेंटलमैन उसे बताता है कि वोंग परिवार के दामाद के रूप में उसका 3 साल का टेस्ट अब खत्म हो गया है, इसलिए हमारे हीरो का अगला मिशन अब बड़े शहर में एक बिजनेस ट्रायल होगा। साथ ही वो बंदा उसे बताता है कि पुराने मास्टर ने वॉशिंग ग्रुप खरीद लिया है और उसे चेयरमैन बना दिया है। वो आदमी फिर यंग मैडम के बारे में पूछता है, पर हीरो कहता है कि वो उसके खानदान के लायक नहीं है। बाद में जियो घर पहुंचती है और एक अजीब सीन देखती है। वो हमारे हीरो को अपना बैग पैक करते हुए देखती है और पूछती है कि क्या वो इतनी छोटी सी बात पर घर छोड़कर भाग रहा है। जियो उसका मजाक भी उड़ाती है कि वो वहां मुफ्त का खाता और रहता है, इसलिए उसे ये सब सहना चाहिए। पर ये चिन्ह फट पड़ता है और उन 3 सालों की सारी बेइज्जती उसके मुंह पर दे मारता है। वो चिल्लाता है कि उसने ये सब इसलिए सहा क्योंकि वो उसकी परवाह करता था, पर अब वो और नहीं सहेगा। अपनी आंखों में गुस्से के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार डिवोर्स मांगता है, जिससे वो औरत शॉक में रह जाती है। वो उसकी हिम्मत पर यकीन नहीं कर पाती और अभी भी उसे नल्ला बोलकर ब्लेम करने की कोशिश करती है। जय यो उसे धमकी देती है कि वो लग्जरी अपार्टमेंट और कार खो देगा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में वो डिवोर्स के लिए मान जाती है और शिकायत करती है कि उसके दादाजी ने उसकी शादी एक लूजर से कराई। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर सुझाव देता है कि वो कल सुबह सिटी हॉल में सब सॉर्ट कर लेंगे, लेकिन वो बहाना बनाती है कि कल उसकी दादी का 80th बर्थडे है। वो ये भी कहती है कि उसे पहले परिवार से बात करनी होगी क्योंकि ये एक पुराना अरेंजमेंट था। जैसे ही हीरो जाने लगता है, वो चिल्लाती है कि वो पछताएगा और गिड़गिड़ाकर वापस आएगा। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है, हीरो को कॉल आता है कि कार कॉर्नर पर उसका इंतजार कर रही है और जैसे ही वो कॉर्नर मुड़ता है, उसे रोल्स रॉयस का एक काफला और सूट पहने कई लोग मिलते हैं जो उसे यंग मास्टर बुलाते हैं। बारिश के बावजूद एक आदमी छाता ऑफर करता है, पर हीरो मना कर देता है। वो कहता है कि ये गिरता हुआ पानी शायद उसके दिमाग को साफ करने में मदद करे। फिर उसके सबॉर्डिनेट्स में से एक उसे कोट पहनाता है और हमारा बंदा आखिरकार कहता है कि अब चलने का वक्त है। लग्जरी कार्स का वो काफला तेजी से निकल जाता है, जिसे देखकर सड़क पर हर कोई दंग रह जाता है।
लोग इतनी सारी रोल्स रॉयस एक साथ देखकर हैरान होते हैं और सोचते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ जियाओ गिली अपनी खिड़की से शोर सुनती है और सोचती है कि शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आया है। कार के अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में सोचता है, क्योंकि दुनिया को नहीं पता, पर ये फैमिली सबसे रहस्यमयी और अमीर है, जिनकी दौलत $100 बिलियन है। थोड़ी देर बाद हमारे बंदे को एक हेलीकॉप्टर तक ले जाया जाता है, जो पहले से ही इंतजार कर रहा था। पता चलता है कि ये फैमिली के वारिस 3 साल की उम्र से कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं। इसके ऊपर परिवार के बड़े उन्हें उनका कैरेक्टर बनाने के लिए स्पेशल टेस्ट्स देते हैं, और 3 साल पहले उसके दादाजी ने उसे वोंग परिवार में एक मामूली इंसान बनाकर आइडेंटिटी टेस्ट के लिए भेजा था। तब उसने खुशी खुशी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, पर अब चीजें पूरी तरह बदल चुकी हैं। इतने दर्द के बावजूद उसकी आंख से एक आंसू निकलता है। उसका टेस्ट आखिरकार खत्म हो गया है और उसके लोग उसका स्वागत करते हैं। और अब एक बहुत बड़े मैंशन के सामने खड़े होकर हमारा हीरो पूरे विश्वास के साथ ऐलान करता है कि येचिन वापस आ गया है। इस बीच अगली सुबह 10 बजे वोंग फैमिली शिशान विला एरिया में एक पार्टी के लिए जमा होती है। वहां जाओ की दादी, जो वोंग परिवार की मुखिया है, हमारे बंदे की गैर मौजूदगी नोटिस करती है और उसे लूजर कहती है। जय याओ शर्मिंदा हो जाती है और झूठ बोलती है कि शायद वो काम पर गया होगा ताकि किसी को शक ना हो, पर उसके कजिन्स वोंग यूएन और वोंग शाओई उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो एक डिलीवरी वाला है। मजाक सुनकर दादी गुस्से में आ जाती है और डिमांड करती है कि हीरो को अभी बुलाया जाए, क्योंकि उसमें तमीज नहीं है। कोई रास्ता ना देखकर जियायाओ सबको बताने का फैसला करती है कि उनका असलियत में डिवोर्स हो रहा है। बूढ़ी औरत शॉक हो जाती है और चिल्लाती है कि उन्हें किसने इजाजत दी, क्योंकि शादी तय की गई थी। जियायाओ फिर रोने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलती है कि ई चेन उसे धोखा दे रहा है। दादी उसकी बातों में आ जाती है और गुस्से में भड़क जाती है। हीरो को अपनी पोती को धोखा देने के लिए जानवर कहती है। एक कजिन तो जियाओ के कान में धीरे से कहती है कि इसमें कोई हैरानी नहीं है कि वो किसी और को ढूंढेगा, क्योंकि तुमने तो उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। फिर भी दादी को कोई परवाह नहीं है और वो कहती हैं कि उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं था। वो उन्हें ऑर्डर देती हैं कि उसे अभी कॉल करो ताकि वो फैमिली जस्टिस कर सके। तमीज से जियाओ अपना फोन निकालकर कॉल करती है और दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट फोन उठाता है। जियायाओ ये बताती है कि उसकी दादी उससे मिलना चाहती है, पर हमारा हीरो जाने से मना कर देता है। वो फिर फोन काट देता है, जिससे वो उसकी हिम्मत देखकर गुस्से में पागल हो जाती है। वो बूढ़ी औरत को बताती है कि वो नहीं आ रहा और दादी उसकी बदतमीजी से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। इसलिए दादी कजिन शी को कहती है कि उसे जबरदस्त हीरो की पिटाई करने का आइडिया बहुत पसंद आता है। जैसे ही कजिन पूरे विश्वास के साथ निकलता है, वोंग फैमिली इंतजार करती है कि आगे क्या होगा। बूढ़ी औरत फिर सबके सामने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करती है। वो बताती है कि कल ही एक नए मिस्टीरियस चेयरमैन ने हैशिंग ग्रुप को संभाला है, और क्योंकि वोंग फैमिली का $70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट रुका हुआ है, उन्हें नए बॉस को खुश करना होगा। इस बीच हमारे हीरो का एक आदमी उससे पूछता है कि उसने अभी भी डिलीवरी की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है। हमारा बंदा बताता है कि आज उसके कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है और उसे अपना काम खत्म करना होगा, क्योंकि अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का वक्त नहीं आया है और दुश्मनों पर अंधेरे से नजर रखना बेहतर है। उसी वक्त शियाओजी हमारे प्रोटैगनिस्ट को कॉल करता है और पूछता है कि वो कहाँ है, ताकि वो बात कर सके। हमारा हीरो फिर उसे बताता है कि वो एल्वान रेजिडेंशियल कम्युनिटी में डिलीवरी कर रहा है। शियाओजी एक गंदी मुस्कान देता है और उसे वहीं रुकने को कहता है, क्योंकि वो नाश्ते में है। उसके तुरंत बाद कजिन अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है और उसका मकसद हमारे बंदे को उड़ा देने का होता है। शियाओजी हमारे हीरो को कार में बैठने को कहता है, क्योंकि दादी मिलना चाहती हैं, पर हमारा बंदा उसे वार्न करता है कि डिवोर्स को कोई नहीं रोक सकता। कजिन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि दादी फैमिली जस्टिस करना चाहती हैं। वो उस पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाता है और कहता है कि इसीलिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर अपना हेलमेट उतारता है और पूछता है कि क्या जियायाओ ने ये कहा था। कंफर्मेशन मिलने पर वो खुद को रोक नहीं पाता और फिर हमारा बंदा जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे कजिन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी देर में वो सीरियस हो जाता है और जियो को झूठ बोलने के लिए बेशरम कहता है। शाजी उसकी धमकी भरी नजर देखकर डर जाता है, जो एक बड़े ऑफिसर जैसी लग रही थी।
फिर भी कजन उसे कार में बैठने को कहता है, पर हीरो फिर से मना कर देता है। शाजी कार का दरवाजा खोलता है ताकि बात मुक्को से खत्म कर सके और तुरंत हमारे बंदे को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि हमारा हीरो बड़ी आसानी से बच जाता है और उल्टा कजन के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ देता है। बेइज्जती महसूस करते हुए वो बंदा चाकू निकाल लेता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को खत्म करने की धमकी देता है, पर वो बिना डरे बिना किसी मेहनत के उसके हमले से बच जाता है। फिर हमारा हीरो पलटकर कजिन के चेहरे पर एक सॉलिड पंच मारता है। जमीन पर पड़े हुए शियाओई हमारे बंदे को ये कहते हुए सुनता है कि अब वो वोंग फैमिली का पलतू कुत्ता नहीं है, क्योंकि अब से कोई भी उस पर हुक्म नहीं चलाएगा जब तक वो खुद न चाहे। हार कर कजन हमारे प्रोटैगनिस्ट को धमकी देता है जब वो वहां से जाने लगता है। इस बीच वानहाओ होटल में बर्थडे पार्टी अभी भी चल रही होती है। वोंग फैमिली शी की कार आते हुए देखती है और बेसब्री से इंतजार करती है। दादी अपने पोते की तारीफ करती है कि वो हीरो को साथ ले आया होगा, पर सबकी हैरानी की हद नहीं रहती जब वो बंदा कार से पिटकर बाहर निकलता है और अपनी दादी के पास भागकर जाता है। शौक में वो पूछती हैं कि किसने हमला किया और वो तुरंत घिया याओ के नल्ले पति पर इल्जाम मर देता है। शाजी का बाप वोंग जिकियोंग गुस्से में पागल हो जाता है और कसम खाता है कि वो हमारे बंदे को बर्बाद कर देगा। कजन पुलिस को बुलाने का सुझाव देता है, पर दादी के दिमाग में कुछ और ही है। वो कहती है कि ये बेइज्जती होगी और वो इस मामले को परिवार के अंदर ही हैंडल करेंगी। बूढ़ी औरत फिर श्यान को कहती है कि अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उसे सबक सिखाए। आधे घंटे बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट हुआईवान कम्युनिटी में डिलीवरी कर रहा होता है और वहां उसे 2 गुंडे घेर लेते हैं जो उसे बिना हंगामा किए साथ चलने को कहते हैं। हीरो तुरंत समझ जाता है कि ये लोग वोंग फैमिली ने भेजे हैं और जाने से मना कर देता है। इसलिए गुंडे उस पर हमला करते हैं ताकि पहले उसके हाथ तोड़ सकें, पर लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है और दोनों गुंडे जमीन पर दर्द से कराह रहे होते हैं। हमारा बंदा फिर शांति से निकल जाता है, खुश होकर कि उसका काम खराब नहीं हुआ। हालांकि उनमें से एक आदमी गुस्से में लाल आंखों के साथ खड़ा होता है और उसे रुकने को कहता है। वो गुंडा फिर उसे फिर से पकड़ लेता है ताकि वो जा ना सके। हमारा हीरो हालांकि सिर्फ खाने की चिंता कर रहा होता है, जो खुशकिस्मती से खराब नहीं हुआ था। उसके बाद वो अपनी स्कूटर पर आखिरी डिलीवरी के लिए निकल जाता है। ओल्ड मैडम वोंग की बर्थडे पार्टी वान होटल में पूरे जोर शोर से चल रही है। इस बीच वोंग जिक्योंग अपनी मां को बताता है कि उसके भेजे हुए गुंडे यी चेन ने ढेर कर दिए हैं। ये सुनकर दादी चिढ़ जाती है और सोचती है कि क्या वो नल्ला दामाद सीक्रेटली कोई मार्शल आर्टिस्ट है। तभी एक आदमी अनाउंस करता है कि मक्खन, जो डिलीवरी कंपनी का बड़ा बॉस है, दादी को रिस्पेक्ट देने आया है। वोंग जिक्योंग तुरंत उसे पहचान लेता है और अपनी मां के कान में कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। उसके बाद मक्खन अपना इंट्रो देता है और बर्थडे लेडी के लिए एक बहुत महंगी वाइन गिफ्ट में देता है। वो एक फॉर्मेलिटी वाली थैंक यू बोलती है और मक्खन उनका मूड पहचान लेता है। बूढ़ी औरत कहती है कि उसका परिवार कुछ मुसीबत में है। उसके साथ ही वोंग जिक्योंग माकुन को एक तरफ ले जाता है और उस बिजनेसमैन को यी चैन के बारे में सब बताने लगता है। वो उसके मुंह पर झूठ बोलता है कि उस बंदे ने धोखा दिया और उसके बेटे को चोट पहुंचाई, जिसे सुनकर बॉस दंग रह जाता है। वोंग जियोंग मासूम बनने का नाटक करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, पर तुरंत सुझाव देता है कि बॉस इसमें मदद कर सकता है और वो रिवील करता है कि यी चैन माकुन की कंपनी में डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करता है, जो एक बड़ा सरप्राइज होता है। अमीर परिवार के तलवे चाटने के लिए माकुन पूरी जिम्मेदारी लेता है और कहता है कि वो खुद सब संभाल लेगा। इस बात पर बॉस एक एम्प्लॉय को कॉल करता है और उसे वाना होटल के लिए एक फेक डिलीवरी ऑर्डर देने को कहता है। 15 मिनट बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी स्कूटर पर पार्टी वेन्यू के सामने बिना कुछ जाने पहुंचता है। ये चैन फिर अपना फोन निकालता है और माउन को कॉल करता है कि जो खाना उसने ऑर्डर किया था वो आ गया है। एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ माकुन यी चैन को कहता है कि ऑर्डर सीधा पार्टी हॉल के अंदर लेकर आए। हमारे बंदे को यह अजीब लगता है और वो कहता है कि डिलीवरी ड्राइवर्स अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, पर फिर वो होटल को पहचान लेता है। लाइन के दूसरी तरफ माकुन और बूढ़ी दादी बस एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अपना टोन बदलते हुए वो अग्री करने का नाटक करता है और ड्राइवर को होटल के एंट्रेंस पे वेट करने को कहता है ताकि ऑर्डर लिया जा सके। इस पूरी सिचुएशन पर शक करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट हॉल के अंदर डिलीवरी बैग लेकर जाता है। जैसे ही वो एंटर करता है, वो अपने बॉस को वोंग फैमिली के साथ देखता है और तुरंत समझ जाता है कि वो एक जाल में फंस गया है। सबके सामने माकुन उस जवान लड़के की तरफ इशारा करता है और चिल्लाता है कि अपनी यूनिफॉर्म उतारो और अपना बैज वापस करो। याचन पूरी तरह कंफ्यूज है और गुस्से वाली नजर से पूछता है कि ये सब क्या है। वोंग शिया बीच में कूदता है और उसे अपने ही बॉस माकुन को ना पहचानने के लिए उल्लू कहता है।
मक्खन मजाक उड़ाते हुए हंसता है और कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं है तो वो उस मैनेजर से बात करवा देगा जिसने उसे हायर किया था। और तभी ये चेन का फोन बजता है। उसका मैनेजर उसे नाराज करने के लिए फायर कर दिया गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट निराश है क्योंकि वो इज्जत के साथ नौकरी छोड़ना चाहता था, पर अब सब बर्बाद हो गया है। अब कुछ बचा नहीं था तो वो पूरी भीड़ के सामने अपनी डिलीवरी जैकेट की चेन खोलने लगता है। वोंग जू क्यांग और उसका बेटा हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसकी सारी अकड़ कहाँ गई। जैसे ही वो जैकेट उतारता है, ये चेन शांति से पूछता है कि क्या मकुन का एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इसी साल खत्म नहीं हो रहा। मक्खन शॉक हो जाता है और पूछता है कि उसे कैसे पता, पर तुरंत कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और उसे बताता है कि उसे अब कैपिटल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो कंपनी का एजेंट नहीं रहेगा। मकून गुस्से में चिल्लाता है कि वो खुद को समझता क्या है और सीईओ के साथ अपनी दोस्ती की ढींगे मारता है। उस जवान लड़के की हिम्मत देखकर बूढ़ी दादी अपनी हिम्मत खो देती है और उसे वहीं घुटनों पर बैठने का ऑर्डर देती है। वो उस पर अपनी पोती को धोखा देने और अपने पोते को पीटने का इल्जाम लगाती है और ऐलान करती है कि वो सबके सामने फैमिली जस्टिस करेंगी। याचेन एक छोटी सी मुस्कान देता है और पूछता है कि वो क्यों झुके और दादी को सपने देखते रहने को कहता है। बूढ़ी औरत उसे याद दिलाती है कि 3 साल पहले उसने वादा किया था कि अगर उसने कुछ गलत किया तो वो फैमिली जस्टिस एक्सेप्ट करेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने सीने पर हाथ रखता है और कंफर्म करता है कि उसका वादा अभी भी कायम है क्योंकि वो अपनी बात का पक्का मर्द है। जवाब से संतुष्ट होकर वोंगजोंग अपने आदमियों को परिवार का बड़ा ड्रैगन रूलर लाने को कहता है। एक पल बाद उनका एक गुंडा एक सुनहरा रूलर लेकर आता है जिसके ऊपर ड्रैगन का सर होता है। गेस्ट्स शॉक हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि उस चीज से पिटने पर कम से कम 3 दिन तक दर्द होता होगा। बूढ़ी दादी नफरत भरी नजर के साथ वोंग जिक्यान को ऑर्डर देती है कि इचिन चेन को उस चीज से 20 बार मारो। अचानक जियो याओ का बाप बीच में आता है और कहता है कि ये उसकी गलती थी कि उसने अपने दामाद को तमीज नहीं सिखाई और वो खुद ये करेगा। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जियो कहीं से आ जाती है और रूलर छीन लेती है, ये कहते हुए कि वो अपने पति को खुद मारेगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे देखता है और सोचता है कि धोखा खाने और झूठे इल्जाम लगने के बाद अब उसकी अपनी बीवी उस पर हमला करना चाहती है। चैन सार्काज़म के साथ कहता है कि उसने एक सच में महान बीवी से शादी की है और जियो बस गुस्से में बुदबुदाती है। वो क्लेम करती है कि उसकी बीवी होने के नाते सिर्फ वही उसे मार सकती है क्योंकि दूसरों को ऐसा करने देना उसके लिए शर्म की बात होगी। वोंग शाय को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपनी कजिन से रूलर छीनने की कोशिश करता है, जो उसकी हरकत से हैरान रह जाती है। गुस्से में कजिन चिल्लाता है कि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट का चेहरा बिगाड़ देगा और मारने के लिए रूलर उठाता है। हालांकि यीचन बहुत तेज है और आखिरी सेकंड में हमले से बच जाता है, जिससे उसका कजिन हैरान रह जाता है। मौका देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट वोंग शाय के चेहरे पर एक सॉलिड पंच जड़ देता है, जिससे वो उड़ता हुआ गिरता है। गेस्ट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है, यकीन नहीं कर पा रहे कि परिवार के दामाद ने अभी वारिस को धूल चटा दी। बूढ़ी दादी गुस्से में पागल हो जाती है और चिल्लाती है कि यहाँ बहुत से बॉसेस और डायरेक्टर्स हैं जो उसे अभी अरेस्ट करवा सकते हैं। हीरो अपना बचाव करते हुए कहता है कि सबने देखा कि वोंग शाय ने पहले हमला किया और वो बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। जिया का बाप उस पर बिना इज्जत वाला मर्द होने का इल्जाम लगाता है क्योंकि वो अपने वादे से पीछे हट रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझता है कि वो सजा एक्सेप्ट कर लेता, पर शर्त ये थी कि उसने असलियत में कुछ गलत किया हो। दादी फिर चिल्लाती हैं कि उसने जियाओ को भौंका दिया और उसके पोते को पीटा, क्या ये काफी नहीं था? या चैन पलटकर चिल्लाता है कि 3 साल तक उसने उनकी पोती से प्यार किया और असली धोखेबाज जिया याओ है जो फांग चाओ के साथ होटल गई थी। गेस्ट्स फांग चाओ और उन अफवाहों के बारे में बातें करने लगते हैं कि वोंग परिवार उसे अपना दामाद बनाना चाहता था। परेशान होकर जिया याओ उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उनकी बात ना सुने और एक कहानी बनाती है कि वो फांग शाओ से बिजनेस की बात करने मिली थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट जिया याओ पर दबाव डालता है और पूछता है कि क्या बिजनेस मीटिंग के लिए होटल रूम और बाथरूम की जरूरत होती है। कोइंसिडेंटली फांग चाओ खुद उसी वक्त पार्टी में पहुंच जाता है, जिससे सारे गेस्ट्स हैरान हो जाते हैं। बर्थडे गिफ्ट लेकर वो ग्रुप के पास आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। जे याओ उसके पास भागकर जाती है और रोती है कि येन उस पर अफेयर का इल्जाम लगा रहा है। लड़की को गले लगाते हुए फैंग चाओ सबसे कहता है कि उस बंदे की बात ना सुने और वो मासूम है। वो फिर हीरो को प्रूफ दिखाने का चैलेंज देता है, दिमाग में ये सोचते हुए कि उसने पहले ही सारे सबूत मिटा दिए हैं। टॉपिक बदलते हुए वो कहता है कि ये बदनामी किसी और वजह से है और रिवील करता है कि ये बंदा एक डिलीवरी ड्राइवर भी है।
फैंग चाओ झूठ बोलता है कि ड्राइवर का बिहेवियर बहुत गंदा था और उसने खाना जमीन पर फेंक दिया था, इसीलिए उसने बैड रिव्यू दिया। एक जीत वाली मुस्कान के साथ वो मक्खन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि कंपनी के रिकॉर्ड से सब कंफर्म कर सकता है। मकुन अपना फोन निकालता है और कंफर्म करता है कि वही 1 स्टार नेगेटिव रिव्यू है जो अमीर बंदे ने बताया था। गेस्ट्स हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक नीची क्लास का आदमी कहने लगते हैं जो बस बदला लेने निकला है। बिना डरे यी चेन उन दोनों को देखता है और पूछता है कि क्या वो खाना फेंकने की वजह नहीं बताएंगे। जय याओ उस पर अपने काम के प्रति सीरियस ना होने और प्रेशर हैंडल ना कर पाने का इल्जाम लगाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जोर जोर से हंसने लगता है, ये सोचते हुए कि अब उसके लिए क्या उम्मीद बची होगी। वहां से वो बूढ़ी दादी की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उनके पास कोई सबूत है कि उसने धोखा दिया। सवाल सुनकर दादी चुप हो जाती है और गियायाओ दूसरी तरफ देखने लगती है। बूढ़ी औरत फिर कहती है कि क्योंकि किसी के पास प्रूफ नहीं है, उन्हें धोखेबाजी वाला मामला भूल जाना चाहिए, पर मारपीट वाला नहीं। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वोंग शाओई ने उस पर हथियार से हमला किया और उसे पुलिस बुलाने की धमकी देता है। दादी और भड़क जाती हैं और उस पर 3 साल तक उनके परिवार पर पड़ने के बाद अकड़ दिखाने का इल्जाम लगाती हैं। ये चैन उन्हें यकीन दिलाता है कि उसने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की है और वादा करता है कि उनके पोते के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। फिर एक सीरियस लुक के साथ वो अपनी एक अकेली रिक्वेस्ट रखता है कि वो आखिरकार उसके डिवोर्स को अप्रूव करें। बूढ़ी औरत एक भाषण शुरू करती है कि ये शादी उनके लेट पति की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए उन्होंने इसे बनाए रखा। ये सुनकर गेस्ट्स आपस में वोंग फैमिली की सिचुएशन पर बातें करने लगते हैं। दादी अपनी पोती की तारीफ करती रहती है कि वो शहर की नंबर 1 ब्यूटी है और याचन उसके लायक नहीं है। वो अनाउंस करती है कि अब वो अपने पति की बात नहीं मानेंगी और यीचेन को तुरंत परिवार से निकाल देती हैं। वोंग जोंग इस फैसले से बहुत खुश होता है और वेटर को सबके लिए ड्रिंक्स लाने को कहता है ताकि जश्न मनाया जाए। गेस्ट्स तुरंत परिवार को बधाई देते हैं कि उनका पीछा उस नल्ले दामाद से छूटा और कहते हैं कि ग्याओ कोई बेहतर डिजर्व करती है। ग्याओ की मां सुआन फिर सबके सामने रिवील करती है कि 3 साल तक ये कपल अलग कमरों में सोता था बिना किसी कांटेक्ट के। वो जोर से चिल्लाती है कि उसकी बेटी अभी भी प्योर है, जिससे ग्याओ पूरी तरह शर्मिंदा हो जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस एक ठंडी और दूर की नजर से ये सब देखता है, उस पूरी बेइज्जती को महसूस करते हुए। हमारा हीरो अपने दिमाग में सोचता है कि ये जय याओ का अपना चॉइस था कि उसके परिवार ने उसे एक सौदा समझा। वो वाइन का एक ग्लास उठाता है और अपनी एक्स वाइफ को बधाई देता है कि आखिरकार वो अपने लेवल का कोई ढूंढने के लिए आजाद है। घियाओ अकड़ के साथ कहती है कि अगर वो घुटनों पर गिरकर भीख मांगे तो शायद वो डिवोर्स पर फिर से सोचे। याचन गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि वो क्यों भीख मांगे जब धोखा उसने दिया था। उसके इस घमंड को देखकर वो बिना कुछ कहे अपने हाथ में पकड़ा वाइन का ग्लास टेढ़ा करता है। 1 सेकंड बाद वो ग्लास की पूरी वाइन घियाओ के चेहरे पर फेंक देता है और उस पर चिल्लाता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो।